नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम लगातार क्विजेस देख रहे हैं, उसके वीडियो फॉर्मेट भी देख रहे हैं। उसी क्रम में अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा जा रहा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। ठीक है, तो परम 8000 जो है, दिस वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया विच वाज डेवलप्ड बाय सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, पुणे के द्वारा, और लॉन्च किया गया थे 1991 में। ठीक है, जुलाई 1991 में। और इस प्रोजेक्ट जो ये वाला था, इसके जो डायरेक्टर थे, हेड थे, उनका नाम था विजय भटकर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न प्रकार के कंप्यूटरों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम पावर की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ये जैसे कि कभी भी देखेंगे आप तो दीज आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इनका मेन पर्पस जो होता है, ये आपका इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं काफ़ी डिफिकल्ट, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं। ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। सृजित होने की अपनी लागत और आकार के कारण किस प्रकार के कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, इनका जो कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, और जो इनका साइज़ है, और इनका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह है, काफ़ी हाई होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो हमारा डी ऑप्शन जो है इस स्टेटमेंट के लिए बिल्कुल ठीक है। किसी हाइब्रिड कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली हाइब्रिड एक तरीके की ऐसी प्रजाति ही होती है जिसमें कि किन्हीं दो चीज़ों या उससे ज़्यादा का एक मिश्रण होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स के टर्म में जो हमारा एनालॉग और डिजिटल दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, इनका अमेलगमेशन होता है एक हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर निम्न में से किसकी कंप्यूटर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो नॉर्मली आमतौर पे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जो उसको आप प्रॉपर कंप्यूटर का शेप देखते हैं, जिसमें मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, ये सब अलग कंपोनेंट होते हैं, तो इसको ही पीसी की संख्या दी जाती है। ठीक, और जैसे कि आजकल तो लैपटॉप जो है उसको भी यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर की संख्या दी जा रही है। तो पर्सनल जो यूजेस हैं उसके लिए ही इन सब चीज़ों का जो है डिज़ाइनिंग हुई है ना, पर्सनल कंप्यूटर्स। तो ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा, व्यक्ति के लिए। What is a compact personal computer that is small enough to carry on your lap called। ठीक है, तो देखिए एक जैसे कि नोटबुक कंप्यूटर की कैटेगरी है जिसके अंदर आपका लैपटॉप भी आ जाता है। ठीक है, तो दीज आर द कंप्यूटर्स विच कैन बी यूज्ड इन द पर्सनस लैप। तो ऑप्शन हमारा ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर देखें कंपोनेंट्स में तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो आप कैलकुलेशन कंप्यूटर का यूज़ करके कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर बना ही इसी पर्पज़ के लिए, बट जो प्रिंटर है दिस इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से है ना आउटपुट लेते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूज़र्स अक्सर किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं या सुपर कंप्यूटर, ये काफ़ी जैसे आकार में बड़े होते हैं, एंड जो इनका डिज़ाइनिंग है स्पेशली काफ़ी जो बड़े ह्यूज डेटा प्रोसेसिंग वाले टास्क हैं, जैसे कि कोई स्टैटिस्टिक्स का डेटा है ना, प्लानिंग के डेटा है, ट्रांजेक्शन्स है, सेंसस वगैरह के डेटा है, तो इस तरीके के डेटा को प्रोसेस करने के लिए सब कंप्यूटर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो एक जैसे कि यहाँ पे एक्सेस करने के लिए जो इसका यूज़र होगा एक पर्टिकुलर, तो एक वो टर्मिनल का यूज़ करता है यहाँ पे। ठीक, तो टर्म याद रखें, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज़ एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो इसी की चर्चा ही चल रही है। सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव होते हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। ठीक, तो सीडैक ने जो यहाँ पे डेवलप किया था, तो परम सीरीज़ के नाम से ही हमारे कंप्यूटर्स आते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
इनमें देखिए सुपर कंप्यूटर के उदाहरण कौन से हैं, ठीक है। तो जैसे भारत में परम सीरीज़ के कंप्यूटर्स होते हैं सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में, तो जैसे ये क्रे 2 है ना, क्रे XMP24, ये सब USA बेस्ड सुपर कंप्यूटर्स हैं। तियाने 2 जो है ये चाइना का ये सुपर कंप्यूटर है, ठीक। तो यहाँ पे हम ऑप्शन जो डी है इसको चूज़ कर लेते हैं, सारे के सारे ही सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। अगला देखें, सुपर कंप्यूटर के बारे में देखिए कौन सा कथन जो हमारा है वो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे उपयुक्त जो हमारा ऑप्शन है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। एक सुपर कंप्यूटर में हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, जो कि आपके जो आम कंप्यूटर या फिर कह लीजिए लैपटॉप या डेस्कटॉप टाइप के हैं, तो वहाँ पे कुछ एक ही माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं प्रोसेसिंग में काम करते हैं, उनमें ही काम हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन जो है सूटेबल नहीं है। सुपर कंप्यूटर्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर्स भी सुपर कंप्यूटर्स के हम देखेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है कि फॉर इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। फॉर डेटा रिट्रीवल ऑपरेशंस, कोई डेटा अगर रिट्रीव करना है, लॉस्ट हो गया है, डिलीट है, उसके काम में भी यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। फॉर मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस, तो ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होएगा, फॉर ऑल द पर्पजेस वी यूज़ सुपर कंप्यूटर्स। हिंदी में भी इसको देख लीजिए। निम्न में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो परम पद्म, अनुपम और फ्लो सॉल्वर मार्क 4, ये सब यहाँ से संबंधित है। आपका जगुआर क्रेटी 5 जो है ये US में विकसित किया गया था, तो डी ऑप्शन हम चूज़ कर लेंगे। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रे XMP14 था, ठीक है, इसको यहाँ पे लिया गया था फॉर द पर्पजेज ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इन सबको देखिए आप याद तो कर नहीं सकते, तो एज अ फैक्ट जो है कोशिश करिए कि याद हो जाए। अगला देखेंगे, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्न में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है, ठीक। तो देखिए बिजनेस कंप्यूटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, ये तीनों ऑपरेशन हमारे ऐसे हैं कि जो हमारे नॉर्मल लैपटॉप या फिर पर्सनल कंप्यूटर्स और डेस्कटॉप हैं उससे हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स हमारे इजीली अवेलेबल हैं। बट जो मौसम का पूर्वानुमान है, वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए वी रिक्वायर द सुपर कंप्यूटर, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्न में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया, ठीक है। तो एक कंपनी है एप्सन, ठीक। अभी इसको आजकल जो है सी को एप्सन के नाम से जानते हैं, और इन्होंने जो विश्व का पहला लैपटॉप है कह लीजिए, इसको यहाँ पे पेटेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था फिर 1980s में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, MI लीप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया था, इनमें से किसको उतारा, ठीक है। तो बेसिकली ये वाले सीरीज़ के कंप्यूटर्स थे, लैपटॉप थे बेसिकली, ये 2007 के पहले आई गेस ये इंट्रोड्यूस किए गए थे यहाँ पे SCL के द्वारा, ठीक है, इंडियन मार्केट में। और अराउंड जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता था, जैसे 1 GB रैम, इस तरह के प्रोसेसर वगैरह के साथ ये सब ऑपरेट करते थे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें, निम्न कंप्यूटरों में सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो ये हमारे नोटबुक जो होते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट वंस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कैटेगरीज इनकी और विजुअलाइजेशन आप एक बार सर्च करके ज़रूर देखें। अगला देखिए, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप और आपका जो पर्सनल कंप्यूटर कह लीजिए, सो ये सब कैटेगरीज हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। निम्न में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली भारत सरकार ने एक टैबलेट लॉन्च किया था, आकाश, ठीक है, 2011 में ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये एज अ पार्ट ऑफ था एक इनिशिएटिव जिसके अंदर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस को ई-लर्निंग प्रोग्राम से लिंक करना था, ठीक है। और एक डेटा विंड करके कंपनी थी, ब्रिटिश कैनेडियन, उन्होंने इसका प्रोडक्शन किया था। तो ए ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 79th गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म जो कि ड्रामा कैटेगरी का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिला है द पावर ऑफ डॉग को, ठीक है। और ये कैटेगरी ध्यान दीजिएगा, बेस्ट मोशन फिल्म इन द कैटेगरी ऑफ ड्रामा। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेट कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज़ मिला है उत्तर प्रदेश को, ठीक है।
ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा। और नॉर्दर्न जोन जो हमारा है, इसका जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है ये मुजफ्फरनगर जिले को मिला है, ये भी ध्यान रखें। अगला देखें, पेटा इंडिया ने वर्ष 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नामित किया है। ठीक है, तो पेटा बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल के संरक्षण और उनके बचाव के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स करते रहते हैं। और यहाँ पे जो पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने 2021 का दिया है आलिया भट्ट को। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये अवार्ड मिला है अभी हाल ही में विरल देसाई, ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। अगला देखें, लुइस हैमिल्टन नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित होने वाले कौन से फार्मूला 1 रेसर बन गए हैं। ठीक है, तो देखिए लुइस हैमिल्टन जो हैं ये 7 टाइम्स फार्मूला 1 रेसर चैंपियन रहे हैं, और अभी ये इनको जो नाइटहुड की उपाधि मिली है ना, तो ये अब हो गए हैं 4th पर्सन ऐसे। ठीक, इसके पहले सर जैकी स्टीवर्ट थे, उनको मिला था, फिर उसके बाद मिला था सर जैक ब्रैबहम, और फिर एक थे सर स्टिरलिंग मॉस। ठीक, तो 3 लोग ये, चौथे लुई हैमिल्टन। तो ब्रिटेन की सरकार ने यहाँ पे दिया है, ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, WTA प्लेयर अवार्ड्स 2021 में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द ईयर इस अवार्ड में रहे एशली बार्टी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें, किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बालकृष्ण दोषी जी जो हैं इनको ये अवार्ड किया जाएगा, और ये जो अवार्ड मिलता है रॉयल गोल्ड मेडल, ये एक रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स हैं, और ये ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश मोनार्क पे अवार्ड करते हैं ये वाला अवार्ड, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें, किस फुटबॉलर को बैलोन डी ओर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये बैलोन डी ओर 2021 बेसिकली एक एनुअल अवार्ड है, फुटबॉल अवार्ड, जो कि एक फ्रांस की न्यूज़ मैगजीन है जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल। ठीक है, ये प्रदान करते हैं, और 2021 वाला यहाँ पे मिला है लियोनेल मेसी को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे मिलेगा 57th वाला दामोदर माउजो को। ठीक है, ये एक कोंकण पोएट है, राइटर कह लीजिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें, द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये वाला अवार्ड यहाँ पे अनाउंस किया गया है M मुकुंदन, इनको दिया जाएगा। UN वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये अवार्ड मिलता है यहाँ पे वुमेन पुलिस ऑफिसर, जो एक सर्वश्रेष्ठ चुनी जाती हैं हर वर्ष, तो ये हैं सांग्या मल्ला। ठीक है, ये नेपाल की एक सुपरिटेंडेंट हैं पुलिस में, और अभी करेंटली में जो UN ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन होता है एक, तो उसके अंतर्गत ये जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वहाँ पे तैनात है, तो बी ऑप्शन फिलहाल करेक्ट है। अगला देखें, वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ मिला है विहान और नव अग्रवाल को। ठीक है, ये कहाँ के हैं, तो दिल्ली के ये दोनों बच्चे हैं, और 17 और 14 साल की लगभग इनकी उम्र है, और ये मतलब दिल्ली में बेसिकली पॉल्यूशन से को टैकल करने के लिए इनका जो कमिटमेंट और करेज है उसके लिए यहाँ पे इनको दिया गया है। अगला देखिए, जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। ठीक है, तो जर्मन बुक ट्रेड की तरफ से जो एक कह लीजिए पीस प्राइज़ यहाँ पे मिला है ये है तित्सी डेंगा रिंगबा। ठीक है, ये हैं जिम्बाब्वे की ऑथर हैं एक, और अभी इनकी जो एक कह लीजिए नई कृति है जिसका नाम है न्यू एनलाइटनमेंट। ठीक, तो जो ये कि इनके कंट्री में जो वायलेंस और इस तरीके की चीज़ें हैं उसके ऊपर ये कुछ इनका एक लेख है, तो इसके लिए इनको दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। अगला देखिए, वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ठीक, तो ये डेमन गलगुट हैं, इनको दिया जाएगा इनकी एक बुक के लिए जिसका नाम है द प्रॉमिस। ठीक, तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा प्रयोगकर्ता श्रेणी में किस कंपनी को पुरस्कृत करेगा। तो ये हैं TVS। ठीक है, इनको मिला है आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूज़र कैटेगरी में। अगला देखिए, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए CK प्रहलाद अवार्ड किसे मिला है। ठीक है, तो देखिए CK प्रहलाद अवार्ड बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2010 में,
एक फोरम है जिसका नाम था कॉरपोरेट इको फोरम, ठीक है। तो इसके फाउंडिंग एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर थे सीके प्रहलाद, उनकी स्मृति में ये अवार्ड शुरू किया गया। और किसके लिए कि जो एक तरीके से इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी वगैरह के क्षेत्र में लोग काम करते हैं उनको दिया जाता है। तो जो ये अभी रिसेंटली ये अवार्ड अनाउंस किया गया है 2021 में, कह लीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो यहाँ पे इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट हैं, ये मिला है इनको सत्या नडेला, ठीक। और इनके साथ साथ दो या तीन लोग और थे, वो भी एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो इनको ये सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए अवार्ड मिला। और मेन बेसिकली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो कह लीजिए एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, उनको 2030 तक माइक्रोसॉफ्ट को एक कार्बन न्यूट्रल कंपनी बनाना है, ठीक। और इस गोल को वो अचीव करेंगे। तो ये सब फैक्ट भी ध्यान रखिए। तो ऑप्शन डी जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, वर्ष 2021 के सखारोव पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली सखारोव प्राइज जो है ये स्टार्ट किया गया था, रशियन साइंटिस्ट थे एक, इनका नाम था एंड्री सखारोव, ठीक। तो इनके नाम पे शुरू किया था 1988 में यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है उनके द्वारा, ठीक। और अभी हाल ही में जो ये दिया गया है एलेक्सी नवलानी को दिया गया है, जो कि एक वहाँ पे अभी वर्तमान में इम्प्रिजेंट ऑपोजिशन लीडर हैं रशिया के, ठीक। तो इनको दिया गया है। और बेसिकली ये जो कह लीजिए पर्पज़ है इस अवार्ड को देने का, वो ऐसे इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स को दिया जाता है जिन्होंने अपनी लाइफ जो है वो डेडिकेट की है फॉर द डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2021 के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है। ये तंजानियन एक नोवेलिस्ट हैं, यहाँ पे इनको दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला देखें, वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो पीस प्राइज़ जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 2021 में, ये मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को, ठीक है। किस पर्पज़ के लिए कि इनके एफर्ट्स के लिए जो टू सेफ गार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिस्टोरिंग द डेमोक्रेसी, है ना। तो ये सब यहाँ पे पर्पज़ था इस बार। यहाँ पे इनको दिया गया है मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2021 किस बैंक को प्रदान किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे लगातार चौथे साल ये डीबीएस बैंक जो है इनको मिला है वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक अवार्ड। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये सिंगापुर में है, ये भी ध्यान रखिए। 1968 में ये बैंक जो है फाउंड हुआ था। सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो सेंटर है इंडिया का, ये कहाँ पर लोकेटेड है। सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र ये है हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है। सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च ये है गोवा के अंदर। ऑप्शन ए करेक्ट है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ये है चेन्नई में, तमिलनाडु। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट थे एम एन साहा, तो यहाँ पे उनके नाम से मिलता जुलता इंस्टीट्यूट ये हमारा इस्टेब्लिश किया गया, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। और ये है वेस्ट बंगाल कोलकाता में। अगला देखिए, प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो वेयर इज़ द प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, ये गुजरात में है, गांधीनगर में, कैपिटल में। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये है फिशरीज टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कोच्चि के अंदर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस आप देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर हुए हैं यहाँ पे। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।